हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं आज हम लोग। इससे पहले सेट नंबर 13 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। और ये सब वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन जो है हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? यानी 17वीं शताब्दी में दिल्ली के लाल किला पर किस राजवंश का शासक था? तो मुगल राजवंश का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुगल राजवंश का। और दिल्ली में जो लाल किला है, दिल्ली में लाल किला, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किला में जो लाल बलुआ पत्थर जो लगा हुआ है वह चुनार से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? चुनार से लाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे के.बी. हेडगेवार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा के.बी. हेडगेवार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी गलत कौन सा है? तो बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे महात्मा गांधी किए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। किसने किए थे? मोतीलाल नेहरू ने किए थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने किए थे। और सरोजनी नायडू ने कब किया था? सरोजनी नायडू ने कब किया था? तो यह 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में। और ये जो है हरिपुरा अधिवेशन यह 1938 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर जो थे यह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी ये दोनों जो थे, ये इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये उपनिषद का विश्वास है। ये बात उपनिषद में कहा गया है कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था? तो 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। और ये जो है 24 दिनों तक चला था। 24 दिनों की जब लंबी यात्रा हुई थी तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किए थे या तोड़े थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। और सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में स्थित थी? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। और गुप्त वंश का महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त वंश का महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो यह हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? और ये मेरे सपनों का भारत, ये तीनों महात्मा गांधी द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है यह उत्तर भारत का राजवंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ही हर्यक वंश का प्रथम शासक हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। और ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम डैश में पारित हुआ था? तो यह 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। और 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से यह अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो श्री अरविंदो घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अलीपुर षड्यंत्र का संबंध जो है 1908 में आपराधिक मामलों से है। किससे है? 1908 में आपराधिक मामलों से है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी? तो शिक्षा जो दी थी यह प्राकृत भाषा में दिया था। और गौतम बुद्ध ने उपदेश जो दिया था वह पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत से प्रभावित होकर पाकिस्तान में जाती है? चीन और भारत से प्रभावित होकर पाकिस्तान में जाती है। तो यह है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सतलज नदी। और सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है यानी जहाँ से निकलता है यह मानसरोवर झील के निकट से राकस्ताल झील से निकलता है। और सतलज नदी की कुल लंबाई जो है यह 1450 किलोमीटर है। कितना है? 1450 किलोमीटर। और 1050 किलोमीटर जो है यह भारत में बहती है। कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। और सतलज नदी पर ही है भाखड़ा नांगल परियोजना है या भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो यह होती है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। 21 जून को जो है सूर्य जो होता है सूर्य 21 जून को यह कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब? कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को सूर्य। 22 दिसंबर इसके बाद जो है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? तो कपास की पैदावार जो होती है यह सबसे बढ़िया जो होती है यह काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वह बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी की जो बहुलता है यानी किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में और गुजरात में पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो यह मंदाकिनी नदी है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उसी को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काल वैशाखी किसका प्रकार है? तो काल वैशाखी जो होता है यह एक चक्रवाती तूफान होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसे याद कैसे रखते हैं, तो कृष्ण भगवान क्या खाते थे, माटी खाते थे, यानी अलमाटी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अस्ट्राम्बोली एक क्या है। अस्ट्राम्बोली एक किस प्रकार की ज्वालामुखी है। तो अस्ट्राम्बोली जो है यह जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। और अस्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है, तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। अस्ट्राम्बोली कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित है अस्ट्राम्बोली। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम जो है यह बिहार राज्य में ही है। और बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। 61.8 बिहार राज्य की साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता जो है वह 71.2% है और महिला साक्षरता जो है 51.5% है। महिला साक्षरता 51.5% है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 324। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई। यानी पहले 60 वर्ष था, अब 62 कर दिया गया है। तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया। और 12वां संविधान संशोधन जो था, 12वां संविधान संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और भारत के 25वें चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। भारत के 25वें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोट वाला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो यह जो आयोजित होता है एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वह कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो यह उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो यह अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के डैश में निहित है। तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है। और इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में जो है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और भाग 3 में जो है मूल अधिकार है। मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो यह थे बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर।
और बलदेव सिंह जो थे यह प्रथम रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री थे भारत के। और ये एसपी मुखर्जी जो है इसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, और यह जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? तो यह 1989 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1989 ईस्वी में पारित किया गया, और इसे संपूर्ण भारत में लागू 1990 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1990 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ? तो यह जो हुआ अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। और न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत जो आया था यह 1970 के दशक के मध्य में आया था। 1970 के दशक के मध्य में आया था, और न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। और अनुच्छेद 74 के 1 में जो है इसके तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति जो है अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है यह आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीन, इमारत जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें अचल पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचल पूंजी कहा जाता है। अचल पूंजी क्या होती है? तो अचल पूंजी वह धन होती है जिसमें हम अचल संपत्तियों में निवेश करते हैं। जिसे हम अचल संपत्तियों में निवेश करते हैं उसे ही अचल पूंजी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष से 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों का प्रचलन से बाहर कर दिया? तो वर्ष 2011 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 8 नवंबर 2016 को जो है 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद जो है 500 और 2000 के नोट का प्रचलन शुरू हुआ, और जिसमें से जो है 1000 रुपये के नोट को जो बंद किया गया वह अभी वर्तमान में भी बंद ही है। और 2017 ईस्वी में पहली बार 200 रुपये के नोट का प्रचलन हुआ था। 2017 में 200 रुपये के नोट का। अगला क्वेश्चन है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन सेट में बार बार पूछा जाता है। तो यह कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो यह है बिक्री कर। बिक्री कर किस प्रकार का कर है? यह अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को क्या किया गया? तो इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। इसका नाम क्या किया गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2003 ईस्वी में अधिनियमित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? भारतीय संसद का अस्थायी सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
और राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इस सदन के जो होते हैं सदस्य 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं और रिटायर कर जाते हैं। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है वह अनुसूची 4 में है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी इसमें 20 दिया गया है और अवतल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर के संपर्क में है। तो इस लेंस की संयुक्त क्षमता बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर हो जाएगा। यह किस सूत्र पे बनेगा? तो आप जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर होता है P1 + P2। यहाँ से आपको निकल जाएगा। और P बराबर यहाँ से क्या होगा? 1/f हो जाएगा। और ये एक माइनस में हो जाएगा। किसका माइनस में हो जाएगा? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है यह माइनस में होती है। आप इस सूत्र पे बनाइएगा। P बराबर हो जाएगा संयुक्त फोकस दूरी बराबर हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ से आप f1 का मान क्या होगा? 1/20 और f2 का यहाँ पे ये अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है, तो 1/-20। इसे आप बनाइएगा तो डायरेक्ट आंसर जो निकल के आएगा 1 डायोप्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे जो है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है। इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है, तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। 33 में से 15 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इस प्रकार राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण क्या है? तो बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने चारों पैर पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि वे गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। और इसी प्रकार की जब खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो गेंद को कैच लेते समय वह हाथ पीछे की ओर इसीलिए करता है कि चोट कम लगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डैश को सुनिश्चित करते हैं। तो छोटे कदम में घर्षण जो होता है वह ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश जो होता है वह सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अस्थिर उपग्रह की कोणीय चाल जो होती है यह π/12 रेडियन पर घंटा होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। π/12 रेडियन पर घंटा होती है। इसके बाद जो है भू अस्थिर उपग्रह जो होती है यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है भू अस्थिर उपग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो यह उल्टा और हरासित होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, तो यह है विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विनाइल क्लोराइड।
और विनाइल क्लोराइड जो होता है यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबा डैश होता है, तो ये तन्य और विद्युत का सुचालक होता है। ये तन्य भी होता है यानी बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है, और विद्युत का सुचालक भी होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है, तो यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और अभी जो मतदान का समय चल रहा है यानी चुनाव का समय चल रहा है, इसमें जो है उंगली पर जो निशान लगाया जाता है चुनाव के समय में, तो वह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का इसका सूत्र क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का, तो AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और विकृत गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है। विकृत गंधिता के कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो यह ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है यानी 78% होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, तो यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट एक अयस्क है। यह क्वेश्चन गलत दिया गया था, मतलब आंसर इसमें गलत दिया गया था। डोलोमाइट जो है एक अयस्क है, तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 हिस्सा होता है यानी 66.5% होता है, 66% होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो रोगाणुरोधी दवा का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रोगाणुरोधी दवा का प्रयोग किया जाता है। और ज्वररोधी दवा का प्रयोग जो होता है, ज्वररोधी दवा का प्रयोग यह बुखार एवं दर्द में किया जाता है। बुखार एवं दर्द निवारण के रूप में किया जाता है। प्रशांतक जो होता है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसादक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और यह जो होते हैं मांसपेशियों को विश्राम एवं चिंता को मुक्त करती है प्रशांतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी, तो राजस्व प्रणाली में 10 साला प्रथा की शुरुआत 1580 ईस्वी में हुआ था, और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो अकबर किया था यह 1582 ईस्वी में, और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है 1582 ईस्वी हो जाएगा, दीन ए इलाही की घोषणा, और यही घटना सबसे बाद में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तितली और झींगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तितली और झींगा, यह दोनों जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फीता कृमि और गोल कृमि जो है, फीता कृमि हेलमिन्थिज संघ के अंतर्गत आता है, और गोल कृमि जो है यह निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है, और इसके बाद समुद्री ककड़ी जो है, समुद्री ककड़ी यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है, और समुद्री एनीमेन जो है यह सिलेंट्रेट्रा संघ या निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, नोट भी कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो यह उपास्थि का बना होता है, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं।
हड्डी, हड्डी को अस्थि कहते हैं, अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं, हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। अस्थि जो होता है यह एक ठोस, कठोर, मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो तंतु एवं मैट्रिक्स का बना होता है। और इसके बाद कंडरा, ये जो कंडरा दिया गया है यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कंडरा क्या होता है? कंडरा, इसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। तो हड्डी एवं मांसपेशी, हड्डी एवं मांसपेशी के जोड़ को कंडरा कहते हैं या टेंडन कहते हैं। और एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ को, यानी अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंडरा एवं लिगामेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ग्रहों के किस युग पर CO2 गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल। शुक्र एवं मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र और मंगल ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 95 से 97% तक होती है, 95 से 97% तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है? तो विटामिन ए की कमी होती है तब रतौंधी नामक बीमारी होती है। और रतौंधी जो है यह आँख में होने वाली बीमारी है। विटामिन ए की कमी के कारण ही जीराफ्थेलेमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण ही जीराफ्थेलेमिया रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा रतौंधी की बीमारी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्थि सुशिरता और संधिशोथ डैश को प्रभावित करते हैं? यह हड्डियों एवं जोड़ों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है? तो उसे सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स शामिल है? तो यह हाथ की हड्डियों में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं क्योंकि किण्वन जो होता है यह खमीर कोशिका द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है? मात्र रासायनिक क्रिया से क्या निर्माण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम या व्यावसायिक नाम जो होता है उस फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो यह ग्लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर एवं पार्वती घाटी में स्थित है। पार्वती नदी एवं पार्वती घाटी में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं? वास्तविक नाभिक जो पाए जाते हैं यह उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल पर विजय कब हुआ था? तो 26 जुलाई भारत की विजय हुई थी, 26 जुलाई 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। तो इसी दिन से जो है इसी युद्ध के उपलक्ष्य में यानी जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और पहले नंबर पर जो है, पहले नंबर पर कौन है? तो यह है अनिल कुंबले जो कि 953 विकेट लिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर फल स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? तो यह है एयरबस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एयरबस।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनाया जा रहा है? तो यह दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया जा रहा है। और वर्तमान में जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आईसीसी विश्व कप जो 2023 का आयोजन किया गया था यह भारत में ही आयोजन किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 26 बार विश्व कप जीता है। 26 बार विश्व कप जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा सौरमंडल के बाहर संभावित रहने योग्य स्थितियों वाले TOI 715b एक्सोप्लैनेट की खोज की गई? तो यह किसके द्वारा की गई? नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नासा। और एक्सोप्लैनेट ग्रह जो है यह सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। यह सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में किस देश को विनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया? तो पेरू देश में। कितने दिन का आपातकाल लागू किया गया? तो 60 दिन का। कितने दिन का? 60 दिन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही 12 फरवरी 2024 को दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं का शुभारंभ किन देशों ने किया है? तो इसका शुभारंभ मॉरिशस और श्रीलंका दोनों देशों ने किया है। उपयुक्त में से इससे अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो यह युगांडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा युगांडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि PM नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है राजकोट में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजकोट। और भारत का पहला निजी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यही पहली बार शुरू किया गया था। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है GK GS का कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सात्विक साईराज एवं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ये दोनों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और इसकी शुरुआत जो हुई थी पहली बार 1991-92 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम जो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया वह अगस्त 2021 में किया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।